हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा। सो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जहाँ पर मैं आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के फॉर्मूले डिस्कस करूंगी कि पूरा जो वीडियो है एग्जाम ओरिएंटेड होगा। मैं एक अदर वीडियो बना दूंगी जहाँ पर मैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के फॉर्मूले कैसे ड्राइव हुए हैं उसको एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन इस वाली वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला डिस्कस करूंगी। डेरिवेशन मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दैट, इफ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड सम द बटन। थैंक यू। सो हम मैग्नेटोस्टैटिक्स के फॉर्मूले देखते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ओके, सो यदि पैरेलल हुआ तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? 0। और यदि ये परपेंडिकुलर हुआ तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? क्यू वी पी। ओके, यहाँ पर हम लॉरेंज फोर्स की भी बात करते हैं तो लॉरेंज फोर्स क्या होगा? एफ इक्वल्स टू क्यू ई प्लस क्यू वी बी। तो लॉरेंज फोर्स क्या होगा? क्यू ई प्लस क्यू वी बी। ओके, सो ये चीज़ मैंने यहाँ पर नहीं लिखी थी, तो ये वाली मैग्नेटिक फोर्स और लॉरेंज फोर्स से रिलेटेड है। तो बायो-सावर्ट लॉ क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स को बताने का एक लॉ होता है। मान लो एक सेगमेंट है जिसकी लेंथ क्या है? डीएल है, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? ये होगा बी वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर आर कैप। यदि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, तो बी की डायरेक्शन देखने के लिए हम क्या करेंगे? राइट हैंड रूल यूज करेंगे और पहले हम करंट की डायरेक्शन देखेंगे। ओके ओके, यदि करंट की डायरेक्शन थंब के अकॉर्डिंग है तो जेड डायरेक्शन में है, तो बी की क्या होगी? फिंगर के अकॉर्डिंग, मतलब फाई कैप। ओके, राइट हैंड रूल से। और यदि आई की डायरेक्शन फिंगर्स के अकॉर्डिंग है तो बी की क्या होगी? जेड के अकॉर्डिंग, मतलब थंब के डायरेक्शन में। इसको हम सर्कल से भी देख सकते हैं। यदि करंट की डायरेक्शन फिंगर्स के अकॉर्डिंग है तो बी की क्या होगी? थंब के अकॉर्डिंग, मतलब जेड कैप। ओके, तो हम सबसे पहले राइट हैंड रूल यूज करते हैं बी की डायरेक्शन देखने के लिए, फिर करंट को देखते हैं। करंट यदि फिंगर्स में है तो बी की डायरेक्शन थंब के अकॉर्डिंग होगी, और यदि करंट की डायरेक्शन थंब के अकॉर्डिंग है तो बी की डायरेक्शन क्या होगी? फिंगर्स के अकॉर्डिंग। बेसिकली हम करंट को देखकर हम बी की डायरेक्शन को देखते हैं। सो फाइनाइट वायर का हम फॉर्मूला देखते हैं। एक्चुअली इनकी डेरिवेशंस हैं, मैं डेरिवेशन का अलग वीडियो बना दूंगी पॉसिबल हुआ तो, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ फॉर्मूला देख रहे हैं। यदि मान लो आर डायरेक्शन में आपको इस पॉइंट पर पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? म्यू नॉट आई अपन 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ओके, या थीटा 1 थीटा 2 क्या होगा? ये ओके, और आर क्या होगा? ये वाली डायरेक्शन। और इनको यूज कैसे करने? जैसे मान लो आपको स्क्वायर दे रखा है एक, जिसकी लेंथ ए है, आपको मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में पूछा है, तो आप क्या करोगे? ये क्योंकि फाइनाइट वायर है, फाइनाइट लेंथ दे रखी है और ये एक वायर की तरह यूज होगा। ये एक वायर, तो चाहे यहाँ पर 4 तरह के वायर हो गए जो कि सेम तरह के हैं, तो आप मैग्नेटिक फील्ड पहले इस पे लगाओगे, इस वाले पॉइंट, इस वाले वायर पे। ओके, तो ये आर क्या हो जाएगी? आर हो जाएगा यहाँ पर a/2। ओके, और थीटा 1 थीटा 2 क्या हो जाएगा? 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री। तो आप इस एक वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना और 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देना, तो इस तरह से स्क्वायर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। सो हम इनफाइनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। तो इनफाइनाइट वायर मतलब जिसका जो लेंथ है जो फिक्स नहीं है। ओके, सो उसके आर डिस्टेंस पर ही हम क्या देखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। तो क्या हो जाएगा? थीटा 1 थीटा 2 क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री की हो जाएंगे, ठीक है, 90 डिग्री की हो जाएंगे। तो बी क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ओके, फॉर द इनफाइनाइट वायर। और फाइनाइट वायर के लिए तो ये फॉर्मूला है ही। ओके ओके, सो एक सर्किल है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन जेड के पास आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पी पॉइंट पर। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इस पर जेड दे रखा होता है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। लेकिन यदि आपको एक सर्किल, ये सर्किल है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। यदि आपको सेंटर पे पूछा जाए तो जेड क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो जैसे हम जेड पुट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ओके, सर्किल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। इसको हम दूसरे फॉर्मूले से भी देखते हैं। ओके, तो वो सिर्फ सर्किल के लिए फॉर्मूला था। सर्किल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। यदि सेमी सर्किल आ गया तो फॉर्मूला क्या ड्राइव करेंगे? तो एक जनरल फॉर्मूला है ये वाला, आप उसको यूज कर सकते हो। कैसे? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर मल्टीप्लाई में 2 थीटा। 2 थीटा की जगह डायरेक्ट आपका जो एंगल है ना वो रखना है। ओके, जैसे सर्किल है, ये सर्किल कितना एंगल बना रहा है? यहाँ पर 2 पाई एंगल बना रहा है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर मल्टीप्लाई में 2 पाई। जैसे यहाँ से कटेगा तो क्या आ जाएगा? 2। सेम सेंटर पर क्या बन जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ओके, और यदि हम सेमी सर्कल की बात करते हैं, सेमी सर्कल के सेंटर पर निकालना है, जैसे ये सेमी सर्कल है, इस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? अभी कितना एंगल बना रहा है ये सेमी सर्कल? पाई। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर मल्टीप्लाई में पाई, तो पाई से पाई कटेगा, तो सेमी सर्कल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। ओके, और यदि ये सेमी सर्कल नहीं है और ये इस तरह से कुछ है, तो आप एंगल देख लेना, बस ऐसे कुछ है और इसके सेंटर पे पूछा है, तो ये कौन सा एंगल बना रहा है? ये एंगल कौन सा होगा? ये पाई प्लस पाई/2, तो 3 पाई/2, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर मल्टीप्लाई में 3 पाई/2। पाई से पाई गया तो 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर। इस तरह से आप किसी की भी सर्किल की तरह यदि दिख रहा है, कोई सेमी सर्किल दिखा रहा है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। आपको उसका एंगल देखना है कि कौन सा कितना एंगल बना रहा है वो, एंड देन फिर यहाँ पर 2 थीटा डायरेक्ट पुट करना है वो एंगल, और फिर आपको निकालना है। ठीक है,
टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। तो जैसे ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पर इस सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो ये थीटा वन क्या होगा, इस वाले पॉइंट से यहाँ से ये एक लाइन खींचेंगे बीच में, यहाँ पर जो एंगल बनेगा यहाँ पर वो थीटा वन हो जाएगा, और ये वाला एंगल करके यहाँ पर जो एंगल बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, थीटा टू। ओके, तो इस तरह से हो जाएगा ये, ठीक है। ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा वन और ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा टू, ठीक है। तो इस सॉलिडॉइड में ये एंगल है और इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट एन आई बाई टू कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। ओके, और यदि सॉलिनॉइड इनफाइनाइट है, लेंथ फिक्स नहीं है, और ठीक है, तो थीटा वन थीटा टू क्या हो जाएंगे, थीटा वन हो जाएगा, एक तो हो जाएगा पाई और एक हो जाएगा जीरो एंगल। तो इनफाइनाइट सॉलिनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट एन आई। तो ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, म्यू नॉट एन आई। लेकिन यदि आपको एंगल दे रखा है, एक एंगल थीटा वन थीटा टू दे रखा है और इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट सॉलिनॉइड है, तो हमको मैग्नेटिक फील्ड का यूज करना है म्यू नॉट एन आई बाई टू कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। सो इनफाइनाइट सॉलिनॉइड के इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट एन आई, जो जैसे हमने देखा म्यू नॉट एन आई इनफाइनाइट सॉलिनॉइड का फॉर्मूला है। लेकिन बी आउट मतलब मैग्नेटिक फील्ड सॉलिनॉइड के बाहर कितना होता है, जीरो होता है। हम इसको गॉस लॉ और लूप लगाकर भी सॉल्व कर सकते हैं, डेरिवेशन टाइप का कुछ होता है, कुछ क्या मतलब डेरिवेशन होता है, उससे हम देख सकते हैं कि बी आउट क्या होता है, जीरो होता है, लेकिन बी इन जीरो नहीं होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सॉलिनॉइड के होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइडल कॉइल। टॉरॉइडल कॉइल क्या होती है, जैसे दो कॉइल्स ले ली हमने, एक की रेडियस हो गई ए, दूसरी की रेडियस हो गई बी, और वायर इनके बीच में लगे हुए हैं, और इसके बीच में हमें मैग्नेटिक फील्ड देखना है कि कितना होगा, क्योंकि वायर बीच में, यदि जो इनके बीच की डिस्टेंस यदि एस है तो, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए एन, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट एन आई बाई टू पाई एस फाई कैप। फाई क्यों लिया हमने, क्योंकि यहाँ पर जो एफ की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, ओके। और जब भी सर्कल की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है तो हमको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बी इनसाइड कितना हो जाएगा टॉरॉइडल के अंदर, ये म्यू नॉट एन आई अपन टू पाई एस फाई कैप। लेकिन आउटसाइड यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की इनसाइड ही ज्यादा रहती है, जैसे सॉलिनॉइड में रहती है। आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, टॉरॉइडल में भी आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, ओके। एम्पियर्स लॉ बिल्कुल गॉस लॉ की तरह है। हम एक इमेजिनरी कर्व या एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, हम देखते हैं कि उसके अंदर कितनी करंट्स आ रही है और जा रही हैं, मतलब कितनी आई है वो इनक्लोज्ड है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, उसका हम लाइन इंटीग्रल लेंगे, वो बराबर होगा उसके म्यू नॉट आई इनक्लोज के। यही हमारा क्या होता है, एम्पियर्स लॉ, ओके। और हम स्टोक्स लॉ को यूज करके हम इसका डिफरेंशियल फॉर्म भी ले सकते हैं। कैसे, हम बी डॉट डी एल की जगह यूज करेंगे क्या, कर्ल ऑफ बी डॉट डी एस, और हम आई की जगह यूज करेंगे क्या, जे डॉट डी एस। जैसे हम इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें ये निकल जाएगा, कर्ल ऑफ बी इक्वल टू म्यू नॉट जे। तो हमने मैग्नेटोस्टैटिक में ये चीजें देखी है, कर्ल ऑफ बी म्यू नॉट जे के बराबर होता है। उसका जो लाइन इंटीग्रल होता है म्यू नॉट बी डॉट डी एल इक्वल्स टू क्या होगा, म्यू नॉट आई इनक्लोज होगा। क्योंकि ये मैग्नेटोस्टैटिक है तो यहाँ पर हम मोनोपोल या सिंगल पोल की बात नहीं करते हैं, हम दो डाइपोल नॉर्थ और साउथ पोल की बात करते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ बी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखते हैं डाइवर्जेंस ऑफ बी जीरो नहीं होता है, लेकिन मैग्नेटोस्टैटिक में सिंगल पोल होता ही नहीं है, तो डाइवर्जेंस ऑफ बी जीरो होगा। डाइवर्जेंस ऑफ बी जीरो होता है, इस वजह से ही इसका सरफेस इंटीग्रल हमेशा जीरो होता है मैग्नेटोस्टैटिक में। तो ये चार इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। लाइन इंटीग्रल जीरो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल जीरो होता है। एग्जाम में क्या मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल से क्वेश्चंस आते हैं, इसको हम ए से डिनोट करते हैं बेसिकली, और ये किसके बराबर होता है, बी वेक्टर होता है, बराबर होता है डेल क्रॉस ए के। तो यदि आपको बी गिवन है, आपको ए निकालना है, या फिर आपको ए वेक्टर पोटेंशियल गिवन है, बी निकालना है, तो आप ये वाला ही फॉर्मुला यूज करोगे बेसिकली, ओके। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं ना तो हमें ये फॉर्मुला निकल के आता है। ये कैसे आएगा, वो सेम ही है, डेल क्रॉस बी इक्वल्स टू म्यू नॉट जे है, बी की जगह ये वाला फॉर्मुला पुट कर देना तो ये वाला आपका निकल के आ जाएगा। डेल स्क्वायर ए, एक की टर्म है ना वो कैंसिल होगी, जीरो हो जाएगी, तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मुला आ जाएगा फिर, ठीक है। मैं डेरिवेशन नहीं बता दूँ, तो डेल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस का म्यू नॉट जे होगा, ओके। मैं काफी कोशिश करूंगी डेरिवेशन ना बताऊं, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा माइंड में क्लिक कर ही रहा है कि ये कैसे हो गया, बता देती हूँ, ओके। तो डेल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का म्यू नॉट जे हो जाएगा। यदि आपको बी गिवन है और ए निकालना है, तो ये वाला फॉर्मुला तो तब यूज करना होगा ना जब ए गिवन होगा और बी निकालना होगा, ओके। जब बी गिवन है और आपको ए निकालना होगा तो कौन से फॉर्मुला यूज करना है वो मैं आपको बताती हूँ। बी गिवन है और आपको ए निकालना है ना, तो आप ये वाला फॉर्मुला यूज करोगे, ठीक है। बी डॉट डी एस इक्वल टू ए डॉट डी एल, ओके। कैसे, ये वाला फॉर्मुला यहाँ से आया है बेसिकली, तो यहाँ पर बी की जगह बी डॉट डी एस करना पहले, और कर्ल ऑफ ए की जगह डॉट डी एस करना, ओके। अब स्टॉक फॉर्मुला यूज करेंगे ना तो ए डॉट डी एल आ जाएगा यहाँ से, तो बी डॉट डी एस इक्वल टू ए डॉट डी एल करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मुला ड्राइव कर सकते हैं। और ये वाला फॉर्मुला यूज कब करना है, जब आपको बी गिवन है और आपको पूछा है कि मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल क्या होगा, तो आपको ये वाला फॉर्मुला यूज करना पड़ेगा, ओके। तो ये वाला फॉर्मुला बेसिकली इस तरह से भी यूजफुल है कि आपको यदि कोई सिमेट्रिक टर्म कोई दे रखी है, जैसे हम गॉस लॉ यूज करते हैं ना इलेक्ट्रोस्टैटिक में, सेम यहाँ पर मैग्नेटोस्टैटिक में ये वाला फॉर्मुला यूज करके हम ए निकालेंगे। ये वाला फॉर्मुला भी एक होता है, ए वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल का इंटीग्रल अपॉन आर। ये फॉर्मुला तब यूज करना है जब आपका करंट लोकलाइज्ड हो, मतलब इनफाइनाइट कोई चीज टर्म नहीं हो, ठीक है, लिमिटेड हो कोई चीज, ठीक है। यदि एक मैं एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे सॉलिनॉइड है, इनफाइनाइट सॉलिनॉइड की बात नहीं की गई है, यदि इनफाइनाइट सॉलिनॉइड की बात की गई है और आपको ए निकालना है तो आप ये वाला फॉर्मुला यूज करेंगे। यदि फाइनाइट सॉलिनॉइड की बात की गई है तब आपको मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल निकालना है तो आप ये वाला फॉर्मुला यूज करेंगे,
ओके, तो जहाँ पर भी करंट लोकलाइज्ड है, इनफाइनाइट नहीं है, लोकलाइज्ड है, तब आप यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ओके, ए की डायरेक्शन क्या होगी, ए की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होगी बी की, मतलब बेसिकली आप ये भी बोल सकते हो ए की डायरेक्शन करंट के पैरेलल होगी या एंटी पैरेलल होगी, दोनों ही बात सही है, क्योंकि हम बी की डायरेक्शन कैसे लेते थे, करंट के अपोजिट लेते थे हमेशा। जैसे करंट की डायरेक्शन जेड है तो बी की डायरेक्शन सर्कल के अराउंड होगी, मतलब फाई होगी, ठीक है। तो ए की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली होगी या फिर ये वाली होगी, तो हमेशा ए की डायरेक्शन करंट के पैरेलल होती है या फिर एंटी पैरेलल होती है, लेकिन बी की हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ओके, हम बाउंड्री कंडीशन देखते हैं, इसके क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, तो एक बाउंड्री देख लेते हैं या एक सरफेस देख लेते हैं। तो इस सरफेस के ऊपर जो भी मैग्नेटिक फील्ड है हम इसको बी ए बोल रहे हैं, और यहाँ पर हो जाएगा बी बिलो, ठीक है। तो बी ए के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होंगे वो तो बराबर होंगे, बी ए परपेंडिकुलर बराबर है बी बिलो परपेंडिकुलर कंपोनेंट की। ये पैरेलल कंपोनेंट में डिफरेंस आता है, क्या होता है, के म्यू नॉट का डिफरेंस आता है। और यदि हम मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल की बात करते हैं तो इसका पैरेलल कंपोनेंट तो बराबर होते हैं, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट या डेल ए अपॉन डेल एन माइनस डेल ए बिलो अपॉन डेल एन बराबर नहीं होते, उनमें डिफरेंस होता है कितने का, माइनस का म्यू नॉट की का। आपको डेरिवेशन नहीं देखना, डायरेक्ट फॉर्मुलेज यूज होते हैं और उसको अप्लाई करना होता है बाउंड्रीज वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। तो वहाँ पर फॉर्मुलेज डेरिवेशन नहीं आएगा, आप ही डायरेक्ट याद रख सकते हो। तो हम कुलाम्स लॉ की बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में। सो कुलाम्स लॉ क्या होता है, दो चार्ज के बीच में फोर्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो एफ इक्वल्स टू होता है के क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर आर कैप, ये एक वेक्टर यूनिट है। के का जो वैल्यू होती है वो 9 × 10⁻9 होती है। के बेसिकली होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम में परमिटिविटी है, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। यदि हम इसको मीडियम में बात करते हैं तो हम यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ना रखकर एप्सिलॉन रखेंगे, ठीक है। तो के इक्वल्स रखेंगे हम 1/4 एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन को रिप्लेस करेंगे इससे, तो क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन वापस से क्या बन जाएगा, पहले वाला ही के बन जाएगा, मतलब एफ नॉट वाला के बन जाएगा, मीडियम वाला बन जाएगा और एप्सिलॉन आर नीचे रह जाएगा। बेसिकली मैं बोलना चाहती हूँ यदि मीडियम में है तो एफ क्या हो जाएगा, मैं वापस से ड्राइव करने लग रही हूँ तो एक बार मैं फटाफट से कर देती हूँ यदि मैंने बता दिया तो। 4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आर स्क्वायर। तो बेसिकली ये तो बन गया क्या, एफ नॉट मतलब वैक्यूम वाला, और ये वाली चीज़ क्या रहेगी, एप्सिलॉन आर नीचे रह जाएगी। ओके, सो ये मीडियम में होता है। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं मीडियम में जो फोर्स होता है वो कम लगता है और वैक्यूम में फोर्स ज़्यादा लगता है। ओके, ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि एप्सिलॉन आर नीचे आ रहा है, तो बेसिकली वो उसकी वैल्यू को कम कर देगा। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E = 1 वो E = F/Q, मतलब KQ/R² आर कैप। ये भी एक डायरेक्शनल यूनिट है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, प्लस से माइनस चार्ज के बीच में। यदि दो चार्ज दे रखे हैं तो आप E की डायरेक्शन क्या बताओगे, हमेशा प्लस टू माइनस। ओके, दो चार्ज गिवन है तो E की डायरेक्शन हमेशा प्लस टू माइनस होगी। जैसे ये प्लस है और ये माइनस है और ये एक पॉइंट P है, यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ओके, सो हमेशा हम जब भी हम टेस्ट चार्ज लेते हैं वो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो हमेशा क्या डायरेक्शन क्या होगी, प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ जाएगी, रिपेल करने वाली डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी। और प्लस और माइनस की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, प्लस और माइनस की डायरेक्शन ये वाली होगी। तो इस तरह से हम इसका क्या निकालने वाले हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो पहले इसका कंपोनेंट निकाल के फिर इस तरह से करते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, ये मैं एक फॉर्मूले के थ्रू भी बता दूंगी। एक्चुअली मैंने यहाँ पर फॉर्मूले जो निकाले हैं उसमें इस तरह की चीज़ें ली हुई है। ओके, सो यदि यहाँ पर दोनों प्लस हैं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E1 इधर की तरफ होगी और E2 की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, और हम रिजल्टेंट जो E होगा इस तरह से निकालेंगे कंपोनेंट लेकर। ओके, सो मैंने बताया कि कैसे डायरेक्शन लेते हैं, कंफ्यूज हो गए तो बाद में देख लेना एक बार, ठीक है। तो यदि मोर देन वन चार्ज है, एक चार्ज है तो KQ/R² आर कैप होगा। यदि एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम समेशन लगा देते हैं, जितने भी Q है उनको हम ऐड करते जाएंगे, K/R² कर देंगे और समेशन ऑफ QI कर देंगे। ओके, तो ये जब एक से ज़्यादा चार्ज हो तो। ये चार्ज डिस्क्रीट फॉर्म में है, ठीक है, पॉइंट्स फॉर्म में है, कंटिन्यूस नहीं है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन यदि चार्ज कंटिन्यूस फॉर्म में है, इस वाले चार्ज इस तरह से है, यहाँ पर सारी जगह चार्ज है या एक पूरे वायर पर चार्ज कंटिन्यूस फॉर्म में चार्ज है, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। मतलब हम एक स्मॉल चार्ज लेंगे, उसका किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो पूरे वायर की वजह से P पॉइंट पर क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। तो इस तरह से यदि कंटिन्यूस फॉर्म में चार्ज गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, क्या, E = K इंटीग्रेशन में DQ/R², ठीक है। तो मैंने इसका भी फॉर्मूला यूज़ किया है, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं इसको कि किस तरह से इसको ड्राइव करना है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूले देखते हैं। जो माना कि दो चार्ज हैं जो कि D डिस्टेंस पर है, मतलब डिस्क्रीट चार्जेस हैं, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है एट पॉइंट P पर, और जो P जो है वो कहाँ पर है, Z डिस्टेंस पर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E = 2KQ/Z/D²/4 की पावर 3/2। ओके, तो कैसे निकालना है, निकालना कैसे है,
हमको है ना पहले देखना है कि जैसे कि इस पॉइंट पर निकालना है तो यहाँ पर टेस्ट चार्ज होगा, तो टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसके केस में क्या होगी बाहर की तरफ, इसी केस में बाहर की तरफ, क्योंकि दो चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके वेक्टर्स निकालेंगे। जैसे हमने डी ई कॉस थीटा निकाला, इसके लिए डी ई कॉस थीटा, ये दूसरे अपोजिट है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा कौन सा, डी ई साइन थीटा। तो 2 DE साइन थीटा होगा, और साइन थीटा को कैसे निकालेंगे, ये थीटा है, यदि ये थीटा है तो यहाँ से अपन क्या निकालेंगे, साइन थीटा, पाइथागोरस प्रमेय लगा के साइन थीटा निकाल लेंगे और इसको यहाँ पर पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, यदि दो चार्ज डी डिस्टेंस पर हैं और जेड डायरेक्शन में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इस तरह से होगा। यदि दो चार्ज अपोजिट हैं तो सेम नहीं होगा, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, KQD ओके अपॉन Z² प्लस D²/4 की पावर 3/2 सेम होगा, बस यहाँ पर ये 2Z आ रहा है, यहाँ पर D आएगा तो हमारा डिफरेंस आ जाएगा। कैसे आएगा, एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जैसे मान लो ये टेस्ट चार्ज है, वो तो पॉजिटिव रहेगा और ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इसकी डायरेक्शन तो इधर हो जाएगी, लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से जब हम क्या बोलते हैं कंपोनेंट निकालेंगे तो DE साइन थीटा तो कैंसिल हो जाएंगे, DE कॉस थीटा बचेंगे, और कॉस थीटा को हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल देंगे, यहाँ पुट कर देंगे और ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से निकालेंगे। सो हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं लाइन सेगमेंट पर। लाइन सेगमेंट मतलब एक लाइन है और यहाँ पर चार्ज ड्रॉप है, तो मतलब कंटिन्यूस चार्ज है, तो कंटिन्यूस चार्ज के लिए हम कौन सा फॉर्मुला यूज करते हैं, E=इंटीग्रेशन में KdQ/R²। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, वही कंपोनेंट लेंगे, कंपोनेंट जो कैंसिल हो जाएंगे वो कैंसिल कर देंगे और जो बचेगा कंपोनेंट उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे -L/L। अब इसका डेरिवेशन यहाँ देख सकते हैं, जो फॉर्मुला आएगा वो क्या आएगा, 2K लैम्डा L/Z √Z² प्लस L²। यदि Z बहुत ज़्यादा है इसका मतलब क्या होगा कि जो लाइन L है, ये जो लाइन सेगमेंट है वो एक पॉइंट की तरह बिहेव करेगा। पॉइंट जब हम इसको Z > L करेंगे और इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक पॉइंट चार्ज की फॉर्म में ये निकल के आ जाएगा, तो क्या आएगा KQ/Z², यही होता है हमारा पॉइंट चार्ज के लिए। और यदि L बहुत ज़्यादा है इसका मतलब ये जो लेंथ है वो एक इनफाइनाइट वायर की तरह बिहेव करेगी ये लाइन, और इनफाइनाइट शीट या इनफाइनाइट वायर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है 2K λ/Z, और Z क्या होगा, ये वाली डिस्टेंस। ओके, तो यदि मान लो आपसे ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा आता है कि यदि एक इनफाइनाइट शीट है या इनफाइनाइट वायर है, उसके लिए Z डिस्टेंस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या होगा, 2K λ/Z, और लैम्डा क्या है यहाँ पर, लाइन चार्ज। ओके, इस तरह से आप रिंग के लिए और डिस्क के लिए भी निकाल सकते हो। मैंने यहाँ पर फॉर्मुला दे रखा है, डेरिवेशन दे रखा है, और इसका फॉर्मुला ये आएगा, आप एक बार निकाल कर देखना। ये रिंग है, यहाँ पर रिंग है, इस पर हम एक चार्ज कंसीडर करेंगे DQ, यहाँ से उसकी ये डिस्टेंस देखेंगे, कंपोनेंट निकालेंगे, इस जो कंपोनेंट कैंसिल हो उसको कैंसिल करेंगे, जो कंपोनेंट रह रहा है उसको यहाँ पर लिखेंगे, उसको पुट करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन अब -L/L ना होकर 0 to 2πr होगा। ठीक है, सो इस तरह से आप पहले रिंग के लिए निकालना और फिर डिस्क के लिए निकालना, और ये वाला फॉर्मुला ये वाला निकल के आ जाएगा। ठीक है, हम गॉस लॉ देखते हैं, क्योंकि हम गॉस लॉ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। जहाँ पर भी सिमेट्री होती है सिस्टम में और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो हम गॉस लॉ का यूज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इमेजिनरी सर्किल ड्रॉ करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। हाँ, ये वाला हम कहाँ यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड तब यूज़ करते हैं जब सिस्टम में सिमेट्री नहीं होती है, डिस्क्रीट चार्ज होते हैं, तब हम ये वाला फॉर्मुला यूज़ करते हैं, और जब हम कंटिन्यूस चार्ज होते हैं जब इंटीग्रेशन वाला फॉर्मुला यूज़ करते हैं। सो हम गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। उससे पहले गॉस लॉ होता क्या है बेसिकली, तो गॉस लॉ बोलता है कि किसी क्लोज कर्व के इससे जो फ्लक्स निकल रहा है वो फ्लक्स बराबर होगा किसके, उस क्लोज कर्व के अंदर कितने चार्ज हैं उसके। तो फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं किससे, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो यही हमारा क्या है, फ्लक्स। तो जो फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, टोटल चार्ज कितना इनक्लोज है किसी कर्व के अंदर। जैसे मान लो ये इनक्लोज कर्व है, यहाँ पर काफ़ी चार्जेस हैं, यहाँ से जो फ्लक्स निकलेगा वो फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, इसके अंदर कितने चार्ज इनक्लोज है उसके। ये हमारा क्या है, गॉस लॉ। यदि हम इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो कितना होता है डिफरेंशियल फॉर्म में, डाइवर्जेंस ऑफ E ρ/ε0। तो डिफरेंशियल फॉर्म में गॉस लॉ क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ E = ρ/ε0, जहाँ ρ क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, सो इसको हम कैसे ड्राइव करते हैं, इसके लिए हम डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करके इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म को ड्राइव कर सकते हैं, या डेरिवेशन नहीं देखना अपन। ठीक है, सो वर्क निकालना है हमको पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। अच्छा, गॉस लॉ के में पहले ना कुछ फॉर्मुले देखते हैं हम पहले। वायर के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखने वाले हैं। सो इनफाइनाइट वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 2K λ/S। ठीक है, लेकिन हम इसको गॉस लॉ से देखने वाले हैं। तो जैसे मैंने माना कि ये इनफाइनाइट वायर है, तो इसके लिए हम गॉस स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो क्या होगा, इसके लिए दो तरह के गॉस स्ट्रक्चर बनते हैं, एक तो स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल। तो इनफाइनाइट वायर के लिए स्फेरिकल सिमेट्री देखते हैं, तो स्फेरिकल सिमेट्री बना दी। अब E.ds निकालेंगे इस स्फेरिकल सिमेट्री के, सरफेस इंटीग्रल निकालना है। एक्चुअली सिलेंडर के दो एरिया होते हैं, एक तो लेटरल और बेस। यहाँ पर हमने लेटरल एरिया ड्रॉ किया है तो हम सिलेंडर के लेटरल एरिया ही देखेंगे। क्या होता है, यहाँ से इसकी ये वाला रेडियस देख लेंगे, ये रेडियस S और ये लेंथ। तो लेटरल एरिया कितना होता है, E इंटू इस सिलेंडर का लेटरल एरिया 2πS इंटू L, ये लेटरल एरिया हो गया। अब इसको हम गॉस लॉ में रख देंगे एंड देन फिर निकालेंगे। तो कितना होगा, E इंटू 2πS इंटू L इक्वल्स टू में
क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस लाइन इंटीग्रल के लिए क्यू क्या होगा, क्योंकि हमको पता है लाइन के लिए लाइन चार्ज डेंसिटी होती है लैम्डा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल। ओके, तो यहाँ पर हम क्यू की जगह लैम्डा एल रख देंगे, अपन एप्सिलॉन नॉट रख देंगे, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, ई इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एस एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड आया लैम्डा अपॉन 2 पाई एस एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर हम 2 यहाँ पर रख देते हैं, 2 यहाँ पर रख देते हैं, ये के भी बन जाएगा, ई इक्वल्स टू 2 के लैम्डा एस, क्योंकि ये चीज़ क्या बन जाएगी, के बन जाएगी, 2 के लैम्डा एस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह से हम शीट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं कितना होता है। एक शीट है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ई क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि सरफेस है ये, शीट क्या एक सरफेस होगी तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो इसका डेरिवेशन यहाँ आपको सेंटर में सबके डेरिवेशन मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको सेंटर में सबके डेरिवेशन मिलते रहेंगे और यहाँ फॉर्मूला यूज करते रहेंगे। तो एग्जाम में आपको सब फॉर्मूला याद रखना है, डेरिवेशन तो पूछेंगे नहीं वो, क्योंकि डेरिवेशन आपको करना नहीं है, आपको फॉर्मूलेज पुट करके आपको आंसर लेकर आना है। तो आप नेट में आप ये वाला देख सकते हो, लेकिन आपको फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ है ये आपको ये देखना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, मैंने आपको एक बता दिया, आप अपने आप से खुद से आप ये निकाल सकते हो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हम किसके लिए, स्फेरिकल शेल के लिए। स्फेरिकल शेल क्या होता है कि जिसके इनसाइड में चार्ज नहीं होता, उसके सरफेस पे चार्ज होता है, और सरफेस पे चार्ज होता है और सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है। यदि गिवन है तो हम क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर यूज लेंगे, क्यू की जगह सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हम यूज लेंगे। यदि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा गिवन है तो क्यू की जगह हम सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर लेंगे, अदरवाइज सिग्मा नहीं गिवन है तो हम डायरेक्ट क्यू ही यूज लेंगे। ठीक है, तो हम 3 केस लेते हैं। एक तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस स्फेरिकल शेल के बाहर, एक स्फेरिकल शेल के सरफेस पे आर इक्वल्स टू आर पे, और एक आर लेस देन आर पे। ओके, 3 जगह पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इसके लिए हम सेम गॉस लॉ यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो स्फेरिकल शेल ये है, ये होगा हमारा क्या, गॉस सिमेट्री, स्फेरिकल सिमेट्री। ठीक है, इसकी रेडियस दी हमने मान ली आर, क्योंकि सरफेस स्फेयर से बाहर है, और ये कैपिटल आर इस स्फेयर की रेडियस है। तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस कितना होगा, इस गॉस लॉ का हमको एरिया निकालना है, कितना होगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज। इस गॉस स्ट्रक्चर ने कितना क्यू इनक्लोज किया हुआ है, ये वाला, इसके पास जो क्यू होगा वही क्यू इनक्लोज किया होगा। तो मान लो इस स्फेरिकल शेल के पास क्यू है, सिर्फ क्यू है, तो क्यू आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई क्या हो जाएगा बाहर, आर ग्रेटर देन आर के लिए ई क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और यदि सिग्मा गिवन है तो ई क्या हो जाएगा, सिग्मा गिवन है तो ई हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा तो ई हो जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो बेसिकली यहाँ पर हमने क्यू की जगह सिग्मा पुट किया है बस, यदि सिग्मा गिवन है तो मैंने बस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है। जब हमें सिग्मा गिवन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से लिखा जाएगा, और यदि सिग्मा गिवन है तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से भी लिख सकते हैं, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, और यदि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सरफेस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये होगा। ठीक है, ये क्या है, ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब सिग्मा गिवन है तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि सिग्मा गिवन नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, यदि सिग्मा की जगह हम वापस से क्यू पुट कर देते हैं तो क्यू की कितना होगा ये, तो हम वापस से इस जगह ये वाला पुट कर देते तो क्या आएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, मैंने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह के रख दिया है, तो या तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो आर ग्रेटर देन आर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, या फिर इक्वल्स टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। और यदि सरफेस पे निकालना है तो कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वल्स टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, या फिर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम थर्ड केस देखते हैं, जब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इनसाइड। ओके, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहीं पर ही हम गॉस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो हमने यहाँ पर एक गॉस लॉ ड्रॉ किया। ओके, तो ई डॉट डी एस तो सेम ही होगा इसके लिए, आर डिस्टेंस के लिए कितना होगा, ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। लेकिन इसने कितना क्यों इनक्लोज किया, इस वाले स्ट्रक्चर ने, इस गॉस लॉ ने कितना क्यों इनक्लोज किया, 0, क्योंकि चार्ज तो स्फेरिकल शेल पे यहाँ पर है, ये तो हमारा गॉस स्ट्रक्चर है ना। इस वाले गॉस स्ट्रक्चर ने तो कोई क्यों इनक्लोज नहीं किया, क्योंकि चार्ज तो स्फेरिकल शेल के बाहर होता है, तो क्यू कितना होगा 0। तो आर, जब आर लेस देन 0 होता है या आर लेस देन स्मॉल आर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर देखते हैं हम, तो सेम होगा जैसे हमने स्फेरिकल शेल के लिए देखा था, बस यहाँ पर हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो लेंगे हम क्यू की जगह। तो क्यू जो होगा वो क्या होगा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो जब हम क्यू लेंगे वहाँ पर हम ये रिप्लेस कर देंगे। ओके, सो आर ग्रेटर देन आर के लिए हमने क्या देखा था, ई क्या था, के क्यू स्मॉल आर स्क्वायर, और क्यू की जगह हम क्या रख देंगे, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये रिप्लेस कर देंगे और इसको के को 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख देंगे। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ई इक्वल्स टू आएगा रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सो आर इक्वल्स टू आर के लिए क्या होगा, ई होगा के क्यू अपॉन
कैपिटल आर स्क्वायर, और क्यू की जगह हम वही रख देंगे क्या, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। जैसे इसको आर स्क्वायर, जैसे हम इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, ये तब है जब हमें रूट दे रखा है, अदरवाइज हम के क्यू अपन कैपिटल आर स्क्वायर ही रखेंगे, ठीक है। अब जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। जो देखने वाली बात है सॉलिड स्फीयर में ये होगी, क्योंकि शेल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, लेकिन सॉलिड स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। तो ये देखने वाली बात है। ऐसे मान लो कि यहाँ पर ये स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, इसकी रेडियस आर है और अंदर भी क्या है, चार्ज है, लेकिन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इनसाइड। तो हम यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे स्मॉल आर। तो ई डॉट डी एस तो सेम ही रहेगा, क्या होगा, ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। लेकिन जो चार्ज होगा ना वो अलग हो जाएगा, क्योंकि हमें टोटल चार्ज गिवन है लेकिन हमें इनसाइड का चार्ज गिवन नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, यदि 4/3 सो 4/3 पाई आर क्यूब पर टोटल चार्ज क्यू है, तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब पर चार्ज कितना होगा वो निकाल लेंगे। तो कितना होगा, स्मॉल आर क्यूब इंटू आर क्यूब। ये हम चार्ज रख देंगे कहाँ पर, यहाँ पर, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू में चार्ज क्या रखेंगे, ये पुट कर देंगे, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट कर देंगे। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो सॉलिड स्फीयर के इनसाइड में चार्ज कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब, ये याद रखना है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में लिखना है तो क्यू को रिप्लेस करना पड़ेगा, किससे, क्यू को रिप्लेस करना पड़ेगा इस चीज से, तो ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये आ जाएगी। तो हमको या तो क्यू के फॉर्म में रखना है और रो के फॉर्म में, दोनों में हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। सो हम स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, ओके। सो रो क्या होगा, के अपॉन आर स्क्वायर, इसमें यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर जो रो है वो ये है। सो हम ई डॉट डी एस करते हैं। सो स्फेरिकल शेल के लिए, गॉसियन सरफेस के लिए ई डॉट डी एस क्या होगा, ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है क्यू इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट देखना। सो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो ठीक है, क्यू कितना होगा, रो डी टॉ, तो रो इनको पता है, गिवन है के अपॉन आर स्क्वायर है, डी टॉ मतलब वॉल्यूम एलिमेंट, तो कितना होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर डी आर। और इसका इंटरवल चेंज हो जाएगा, और इंटरवल कहाँ से कहाँ तक होगा, जहाँ पर चार्ज होगा, ठीक है। सो हम तीनों केस देख लेते हैं और फिर बताती हूँ। जैसे आर ग्रेटर देन बी के लिए निकालना है, ठीक है, तो ये स्फेरिकल शेल हो गया, ए रेडियस वाला और ये बी रेडियस वाला, ठीक है। लेकिन आर ग्रेटर देन बी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मतलब यहाँ पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे जो कि कौन सी रेडियस का है, आर रेडियस का है, ठीक है। चार्ज कहाँ पर है, सिर्फ चार्ज तो यहीं पर ही है, तो ये जो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, सिर्फ ए से बी तक होगा, ठीक है। अब हमको एक इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है जो आर ए और बी के बीच में है, जो आर है वो ए और बी के बीच में है। तो जैसे ये ए का है और ये बी का एक स्फीयर है, ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ देखना है, ओके। तो यहाँ पर हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे इस रेडियस की, आर रेडियस की। तो इंटरवल कहाँ से कहाँ तक होगा, अब जो स्फीयर जो चार्ज है वो कहाँ पर है, सिर्फ यहीं पर ही है, इससे बाहर नहीं होगा, क्योंकि हमने गॉसियन ड्रॉ ही इस तरह से किया है, ठीक है। तो स्फीयर सिर्फ चार्ज सिर्फ यहाँ पर है, तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, स्मॉल आर से स्मॉल ए से लेकर स्मॉल आर तक ही, जहाँ पर चार्ज होगा वहीं पर ही होगा। तो इस तरह से यहाँ पर आप इंटीग्रेशन सॉल्व करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ए से स्मॉल आर तक ये इंटरवल होगा, क्यों, क्योंकि हमको चार्ज निकालना है जहाँ तक गॉसियन सरफेस है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इनसाइड 0 हो जाएगा और आउटसाइड के लिए ये आ जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तब। तो आप ये खुद करके देखना। तो वर्क ऑफ ए पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखते हैं। तो वर्क क्या होगा, n/2, यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ टोटल चार्ज, QI समेशन ऑफ QIJ अपॉन RIJ। तो मैं इसका एक एग्जांपल देकर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर इस तरह से, और इसके लिए हमको वर्क निकालना है। तो वर्क का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, n/2 होगा QI समेशन ऑफ QIJ, जहाँ I इज नॉट इक्वल्स टू J है, अपॉन RIJ, ओके, ये होगा। सो यहाँ पर टोटल चार्ज n की जगह तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, QI की जगह आपको एक QI पकड़ना है, और उसके अलावा यहाँ पर QIJ उसके अलग हो जाएंगे। जैसे मैंने इसको लिया है तो अब मैं QIJ कौन से लूँगी, ये और ये लूँगी, और फिर उसका क्या करूँगी, RIJ करूँगी। ये हमारा वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा। क्या करना है, जैसे कि हमको, ओके, एक मिनट, वेट अ मिनट, ओके। सो हमें क्या करना है, ये Q लेना है, ओके। सो W क्या हो जाएगा, 4/2, ये तो रहेगा ही, QI की जगह Q रख देना है, और अब हमको QIJ निकालना है। सो QIJ क्या आएंगे, एक फर्स्ट ये देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का Q अपॉन RIJ। तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी है इस QIJ से, A, यदि मान लो ये A है तो A हो जाएगी, प्लस एक और QIJ कौन सा लेंगे, ये वाला लेते हैं, तो क्या हो जाएगा Q, इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से, क्योंकि ये A है तो ये वाली कितनी हो जाएगी, √2A, तो यहाँ पर लिखेंगे √2A, प्लस थर्ड कौन सा हो जाएगा, ये कितना है, माइनस का Q,
सो ये हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लिख देंगे, माइनस का क्यू अपॉन यहाँ से डिस्टेंस कितनी है ए, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा क्या, वर्क। ओके, तो यहाँ पर के नहीं लिखा हमने, तो यहाँ पर आप के भी लिख सकते हो, ये तो हमारा ये क्या हो जाएगा, वर्क। तो यदि मैं इसको अच्छे से लिखती हूँ तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, 2k, अब ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, माइनस का क्यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन √2a माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन ए, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद यदि हमें पोटेंशियल निकालना है तो हम इस तरह से निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम एक तो गॉसियन सरफेस से निकालते हैं, गॉसियन का ये वाला हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, या फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से भी निकालते हैं कि dq अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन। सो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है किसी सिस्टम का, तो हम पोटेंशियल इस तरह से निकालते हैं, v इक्वल्स टू माइनस का ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। लाप्लास और पॉइजन इक्वेशन देखते हैं, तो लाप्लास इक्वेशन है डेल स्क्वायर v इक्वल्स टू 0 और पॉइजन इक्वेशन होती है डेल स्क्वायर v माइनस का रो अपॉन एप्सिलॉन। तो ये वाला इक्वेशन तब यूज लेते हैं जब हमारे पास क्या होती है, हमारी बाउंड्री कंडीशन गिवन होती है। ओके, सो हमें जैसे बाउंड्री कंडीशन गिवन है तो हम क्या करते हैं, डेल स्क्वायर v को हम सॉल्व करते हैं और हमको v पता चलता है यहाँ से। तो लाप्लास और पॉइजन इक्वेशन से भी हमें v निकलता है। एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता सकती हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन है जिसमें क्या एक्स वाई जेड एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है, एक प्लेट है एक्स वाई में, एक्स जेड में एक प्लेट रखी हुई है। सो यहाँ पर इसका जो सो यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, 0, और यहाँ पर पोटेंशियल 0 है, लेकिन इस साइड में वाई डायरेक्शन में पोटेंशियल 0 नहीं है। सो हम यहाँ क्या करते हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यूज लेंगे और यहाँ पर जो कंडीशंस गिवन है उसको पुट करेंगे। सो हमको पता है वी क्या है, वी एक्स एक्स और वी वाई वाई लेकर हम क्या करेंगे, सेपरेशन वेरिएबल यूज करेंगे। ये सेपरेशन वेरिएबल हो गया। अब यहाँ पर हमको लाप्लास इक्वेशन यूज करनी है, क्योंकि हमको यहाँ पर चार्ज डेंसिटी के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, तो हम लाप्लास इक्वेशन यूज करते हैं। ठीक है, सो हम इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर ये क्या है, बेसिकली डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर है इक्वल टू 0 है। क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव है तो यहाँ पर वी की जगह सिर्फ एक्स आएगा और वाई कांस्टेंट हो जाएगा, और यहाँ पर वाई आएगा और एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, तो एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर बाहर आ जाएगा। तो लाप्लास इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेपरेशन वेरिएबल में y डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डेल स्क्वायर y अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। हम एक्स वाई से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये इक्वेशन बनकर आ जाएगी। और हम अब क्या करेंगे, जो भी हमारे पास बाउंड्री कंडीशन गिवन है अलग अलग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अलग अलग होगी, तो वो यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो इसको हम सॉल्व करते हैं जैसे हम पार्शियल डेरिवेटिव को सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हम लाप्लास इक्वेशन या फिर क्या बोलते हैं, हम पॉइसन इक्वेशन को यूज़ करते हैं। ओके, सो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में बाउंड्री कंडीशंस देखते हैं। तो जैसे कि हमने मैग्नेटोस्टैटिक में देखा था कि एक शीट है, वैसे ही हम यहाँ पर एक शीट लेंगे और इसके अबाव वाले पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये बी हो जाएगा और ये ई बिलो हो जाएगा। तो इसका पैरेलल कंपोनेंट तो बराबर होते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर में डिफरेंस आ जाता है, और कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जो हमने फॉर्मूले ड्राइव करते हुए देखे थे, वहीं से हमने ये फॉर्मूले डायरेक्ट मैंने लिखे हैं। इनफाइनाइट शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इनफाइनाइट वायर के लिए होता है 2k लैम्डा अपॉन आर, आर जहाँ पर क्या है, डिस्टेंस है इनफाइनाइट वायर से। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रॉड कितनी होती है, 2k लैम्डा एल अपॉन जेड रूट ओवर जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग कितनी होती है, k लैम्डा 2 पाई आर जेड अपॉन रूट ओवर जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यदि एनर्जी स्टोर देखते हैं तो उसका फंक्शन होता है W, क्योंकि W एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, इक्वल्स टू होता है इंटीग्रेशन में 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ओके, और यहाँ से जब हम एनर्जी स्टोर निकालते हैं तो स्फेरिकल शेल जो कि होलो है, स्फेरिकल शेल है, उसके लिए एनर्जी स्टोर होती है के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r, और सॉलिड स्फीयर के लिए होती है 3/5 के क्यू स्क्वायर अपॉन r, और कैपेसिटर के लिए एनर्जी स्टोर होती है 1/2 CV स्क्वायर। और ये कैसे निकालते हैं वो मैं जल्दी से बताती हूँ आपको। तो यहाँ पर मैं आपको स्फेरिकल शेल के लिए एनर्जी कितनी होती है वो निकालने का बताऊंगी, आप सॉलिड स्फीयर के लिए खुद निकालना। ओके, तो ये होलो स्फीयर है, मतलब चार्ज कहाँ पर है, क्यू पे, तो W क्या होगा, 1/2 इंटीग्रेशन में एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी टॉ। ओके, तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन करेंगे ऑल स्पेस में करेंगे। ठीक है, हम जैसे पोटेंशियल के लिए इनफाइनाइट से लेते हैं ना, यहाँ पर हम सेंटर से लेके और इनफाइनाइट तक जाएंगे। ओके, तो 0 to r 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी टॉ प्लस r to इनफाइनाइट 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी टॉ। ठीक है, तो हमको पता है 0 to r के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो यहाँ पर 0 पुट कर देंगे तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी। ओके, तो ये वाली टर्म बचेगी। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ई की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर का स्क्वायर डी टॉ की देंगे 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ओके, तो हम यहाँ पर वर्क निकाल लेंगे। जैसे इसको सॉल्व करेंगे ना, क्योंकि ये स्क्वायर में है तो इसको अच्छे से सॉल्व करना, जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r। तो यहाँ पर हम मल्टीपोल एक्सपेंशन देखते हैं। सो हम इसको रिलेट करने का तरीका देखते हैं। जैसे मोनोपोल दे रखा है तो पोटेंशियल और डिस्टेंस में इस तरह का रिलेशन होता है।
सो यदि n इक्वल्स टू 0 है और v इज प्रोपोर्शनल टू 1/r है तो ये मोनोपोल को रिप्रेजेंट करेगा। v इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है तो ये डाइपोल को, r क्यूब है 1/r क्यूब है तो ये क्वाड्रुपोल को, और 1/r4 है तो ऑक्टापोल को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये पोटेंशियल एक दो क्वेश्चन आए से रिलेटेड कि 1/r स्क्वायर है, ठीक है, सो ये कौन सा पोल है, डाइपोल है, क्वाड्रुपोल है, ऑक्टापोल है। तो इस तरह से ये निकालने का तरीका होता है। इसका जो जनरल फंक्शन होता है वो ये होता है, एक्चुअली जनरल जो इक्वेशन होती है वो ये होती है कि समेशन ऑफ 1/r की पावर n+1 इंटीग्रेशन में r डैश की पावर n p4 cos थीटा रो r प्राइम डी टॉप प्राइम। ओके, सो इसमें हम n की जगह पुट करते जाएंगे तो यही हमें मोनोपोल के लिए, डाइपोल के लिए ये होता है, ऑक्टापोल के लिए ये होता है, ये सब कुछ हमको निकलता जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल क्या होगा, kp/r³ 2 cos थीटा r कैप प्लस sin थीटा थीटा कैप। ओके, ये आपको याद रखना है। और यदि आपको थीटा की वैल्यूज गिवन है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर p क्या है, डाइपोल। सो यदि आपके पास दो डाइपोल्स हैं, ठीक है, दो डाइपोल्स हैं, d डिस्टेंस पर हैं और आपको इसी अलाइन पर इस p पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोले तो थीटा कितना होगा, 0 होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। और यदि इस डायरेक्शन में बोले 90 डिग्री पर बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये होगा। सो हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में क्या होता है, जो एटम्स होता है उनका मूवमेंट बहुत ही कम होता है, मतलब जो चार्जेस होते हैं ना वो एटम्स के साथ ही अटैच्ड होते हैं। तो यहाँ पर हम दो तरह के चार्जेस की बात करते हैं, एक तो फ्री चार्जेस और बाउंड चार्जेस। तो फ्री चार्जेस की बात तो हम सेम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम करके आए हैं वही है, लेकिन हम बाउंड चार्जेस की बात करते हैं। तो दो तरह के बाउंड चार्जेस हो सकते हैं, एक तो सर्फेस पर बाउंड चार्ज हो सकता है, एक वॉल्यूम के अंदर बाउंड चार्ज हो सकता है। तो उसका फॉर्मुला क्या होता है, यदि आपको निकालना है, यदि आपको पोलराइजेशन गिवन है तो बाउंड चार्जेस कितना होगा सरफेस का, p वेक्टर डॉट n कैप। ओके, डायरेक्शन के उस डायरेक्शन में n कैप करना है तो आपको सरफेस का बाउंड चार्ज मिल जाएगा। और यदि वॉल्यूम का बाउंड चार्ज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, उसका डाइवर्जेंस करना पड़ेगा, डाइवर्जेंस डॉट p वेक्टर करेंगे माइनस का तो आपको वॉल्यूम बाउंड चार्ज मिल जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले हैं, यदि आपको वॉल्यूम बाउंड चार्ज पूछता है या सरफेस बाउंड चार्ज पूछता है तो आपको पोलराइजेशन चाहिए होगा और आपको यहाँ पर इसमें तो डॉट n कैप करना पड़ेगा और इसमें डाइवर्जेंस करना पड़ेगा। बेसिकली पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन होता है एक यूनिट वॉल्यूम में कितने डाइपोल्स पड़े हुए हैं, वही पोलराइजेशन होता है, ठीक है। तो पोलराइजेशन यदि कोई पूछता है तो क्या होता है, डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो हम गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक देखते हैं तो हमको पता है कि डाइलेक्ट्रिक में क्या होते हैं, बाउंड चार्ज भी होते हैं, सर्फेस चार्ज भी होते हैं। तो हम हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ का फॉर्मूला है वहाँ पर हम रो की जगह रो बी प्लस रो एफ लिखेंगे। हमको पता है कि वॉल्यूम बाउंड चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का डाइवर्जेंस ऑफ पी, तो हम रो बी की जगह डाइवर्जेंस ऑफ पी रख देंगे, ठीक है, माइनस का, और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो हमको पता है ये कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रो फ्री। ये क्या होता है, डी होता है, ठीक है, तो इसको हम रख देंगे डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल्स टू रो फ्री। तो डाइलेक्ट्रिक में ये हमारा गॉस लॉ हो जाएगा, क्या, डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल्स टू रो फ्री। लेकिन हमारे नॉर्मल में गॉस लॉ क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ ई क्यू फ्री अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल्स टू रो फ्री, या फिर इंटीग्रेशन में इसको लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ डी डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज। और ये कैसे निकला, वही हमारा जो डाइवर्जेंस थ्योरम होता है उससे हम गॉस लॉ की इंटीग्रेशन फॉर्म इक्वेशन को और डिफरेंशियल इक्वेशन को निकाल सकें। तो ये इंटीग्रेशन इक्वेशन हो गई और ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। तो हम बाउंड्री कंडीशन डाइलेक्ट्रिक में देखते हैं। ओके, सो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में पता है पैरेलल तो इक्वल होते हैं तो इनका डिफरेंस 0 आएगा, और जो परपेंडिकुलर होते हैं उसमें सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का डिफरेंस होता है, तो यहाँ पर सिग्मा आएगा। तो इसको हम डाइलेक्ट्रिक में देखते हैं। तो हमको पता है कि डी ए पैरेलल माइनस डी बी पैरेलल कितना होगा, तो हमको अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ई ए पैरेलल प्लस पी ए पैरेलल रखना पड़ेगा, माइनस एप्सिलॉन नॉट ई बी पैरेलल प्लस पी बी पैरेलल रखना पड़ेगा। हमको पता है पैरेलल पैरेलल तो 0 ही होते हैं, इनमें कोई डिफरेंस ही नहीं होता, तो ये तो 0 हो जाएंगे। और ये इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इसके पोलराइजेशन के, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पोलराइजेशन वाला आ जाएगा। उसी तरह से हम परपेंडिकुलर का निकालते हैं तो ये कितने, इसमें डिफरेंस कितना आता है, सिग्मा एफ का, ठीक है। तो यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी का डिफरेंस आ जाएगा। ओके, सो हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के कुछ फॉर्मुले देख लेते हैं, हम बहुत डीपली नहीं जाएंगे, फटाफट से फॉर्मुले बता देती हूँ। सो जो ई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वो क्या होता है, माइनस का डी एफ अपॉन डी टी। तो चेंज इन फ्लक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, ई एम एफ को, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करते हैं, जब हमारे जो करंट है वो भी क्या होता है, टाइम के साथ वेरी करता है, ठीक है। जब चार्ज स्टैटिक होता है, चार्ज स्टेशनरी होता है, तब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूज करते हैं। करंट स्टेशनरी होता है, करंट में टाइम के साथ वेरिएशन नहीं होता है तो हम मैग्नेटोस्टैटिक यूज करते हैं। लेकिन करंट में टाइम के साथ वेरिएशन होता है तो हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यूज करते हैं। और जहां पर भी टाइम के साथ फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो वहां पर ईएमएफ जनरेट हो जाता है, और ईएमएफ से हम करंट निकाल सकते हैं, और करंट से हम चार्ज निकाल सकते हैं। ओके, और ये फ्लक्स क्या होता है, बेसिकली फ्लक्स जो होता है वो होता है इंटीग्रेशन में बी डॉट डी एस। यदि आपको इंटीग्रेशन नहीं रखना है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, बी ए कॉस थीटा। यदि नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो इसको एन लिख देंगे, मैंने यहीं पर ही ये चीज़ लिखी है, ठीक है। सो मैंने फाई को बी एरिया और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में लिखा है। यदि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो ईएमएफ इस तरह से निकालेंगे, बी को बाहर ले लेंगे, ठीक है, डी बाई डी टी करेंगे, एस को हम एल एल के फॉर्म में लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, डी बाई डी टी कर देंगे इसका, तो क्या आएगा, वी इंटू एल। तो ये फॉर्मूला होगा जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो क्या होगा, ईएमएफ माइनस का वी बी एल।
जब एरिया भी वेरी कर रहा हो और मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी कर रहा हो तो ईएमएफ इस तरह से होगा, ठीक है। कैसे होगा, हम दोनों तरह से लिखेंगे। एक तो जब हमने बी को बाहर रख दिया और ए के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, माइनस जब हमने ए को बाहर रख दिया और बी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया। सो एक तो ये टर्म हो जाएगी, एक यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का वीबीएल आ जाएगा। तो यहाँ पर दोनों टर्म्स आएंगे बेसिकली। तो यहाँ पर दोनों टर्म आएगी, माइनस का वीबीएल भी आएगा और ये वाला टर्म भी आएगी, तब ईएमएफ नहीं निकलेगा। कब, जब बी भी वेरी कर रहा हो, ठीक है। जब रॉड ओमेगा से वेरी कर रही है, क्योंकि रॉड है और ओमेगा से वेरी कर रही है और ईएमएफ निकालना है, तो इस तरह से निकालते हैं। हमको पता है बी तो कांस्टेंट है, बी बाहर लिख देंगे, एक एल होगा और इसको इंटीग्रेट करना है। सो हम क्या करेंगे, माइनस का बी रखेंगे, इंटीग्रेशन में वी है, एक एल है, वी को हम इस एल को हम डीएल भी लिख सकते हैं क्योंकि इंटीग्रेट करना है तो किसी रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, और वी को हम क्या रखेंगे, ओमेगा इंटू एल। ओके, सो क्या करेंगे अब, ओके, सो हम ई को क्या रखेंगे, माइनस का बी, इंटीग्रेशन में वी की जगह ओमेगा एल इंटू डीएल। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 आएगा। हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में देखते हैं कि यदि मैग्नेटिक फील्ड में टाइम के साथ चेंजेस आते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है। तो कर्ल ऑफ ई इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस का डेल बी बाय डेल टी होता है। यही क्या होता है, हमारा फैराडे लॉ है, या मैक्सवेल इक्वेशन में हम फैराडे लॉ को यूज करते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्या, कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस दी इलेक्ट्रिक फील्ड। सो एग्जाम में यदि आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है और टाइम के साथ वो मैग्नेटिक वेरी कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है तो आप फैराडे लॉ को यूज कर सकते हो। तो मैक्सवेल इक्वेशन 4 इक्वेशंस का सेट होता है, इसमें 4 इक्वेशंस होती हैं। एक तो होती है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक, फैराडे लॉ एंड द मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, ठीक है। यदि फ्री स्पेस की बात करते हैं तो वहाँ पर हम चार्जेस जीरो कर देंगे। जैसे डाइवर्जेंस ऑफ ई है तो हम वहाँ पर जीरो कर देंगे क्योंकि फ्री वहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो हम वॉल्यूम चार्ज जीरो कर देंगे, ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ बी तो हमेशा ही जीरो होता है क्योंकि ये डाइपोल की बात करते हैं, मोनोपोल की बात नहीं करते हैं, ओके। अब हम कर्ल ऑफ ई की बात करेंगे जो कि फैराडे लॉ है, क्या होगा, माइनस का डेल बी बाय डी टी। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन से हम जो मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ निकालते हैं जो कि क्या होता है, कर्ल ऑफ बी इक्वल्स टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाय डेल टी, ओके। क्योंकि फ्री स्पेस है तो वहाँ पर ना तो करंट होगी ना चार्ज होगा, तो हम करंट डेंसिटी को भी जीरो कर देंगे, तो ये जीरो हो जाएगा फ्री स्पेस में, सिर्फ ये बचेगा, ओके। सो इस तरह से हम फ्री स्पेस में ही 4 इक्वेशंस लिखते हैं। और जब हम इसकी वेव इक्वेशन निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, इस कर्ल वाली इक्वेशन में वापस से कर्ल कर देते हैं। कर्ल ऑफ डेल क्रॉस ई करेंगे और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको ये वेव इक्वेशंस मिलती हैं, ठीक है। मैटर में क्या करेंगे, मैटर में हम क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो हम डी यूज़ करते हैं वो यहाँ पर यूज़ करेंगे ई की जगह, ओके। सो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ई तो हमको पता है गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है एप्सिलॉन नॉट, तो ये डाइवर्जेंस ऑफ डी हो जाएगा क्योंकि एप्सिलॉन नॉट इधर चला गया, बचा यहाँ पर क्या, रो फ्री, ओके। डाइवर्जेंस ऑफ बी तो जीरो होता ही है, कर्ल ऑफ ई माइनस डेल बी बाय डेल टी फैराडे लॉ, ये हो जाएगा हमारा क्या, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। तो हम क्या करेंगे, डेल क्रॉस बी जो होता है यहाँ पर म्यू नॉट कर देंगे और ये हो जाएगा जे प्लस एप्सिलॉन डेल ई बाय डेल टी। यहाँ पर हम एप्सिलॉन नॉट नहीं रखेंगे क्योंकि हम फ्री स्पेस की बात नहीं करें, मैटर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एप्सिलॉन आ जाएगा, ठीक है। तो बी अपॉन म्यू नॉट क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, तो डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे फ्री प्लस एप्सिलॉन डेल ई क्या हो जाता है, डेल डी हो जाता है, डेल डी बाय डेल टी। तो ये हो जाएगा हमारा मैटर में मॉडिफाइड एम्पियर्स इक्वेशन। अब हम कंडक्टर की बात करते हैं। कंडक्टर में हम क्या करते हैं, जहाँ पर भी करंट डेंसिटी आती है वहाँ पर हम सिग्मा ई की बात करते हैं, ये रिप्लेस करना है और हमारा कंडक्टर में भी मैक्सवेल इक्वेशन निकल जाएगी। फैराडे लॉ तो चेंज ही नहीं होता, कर्ल ऑफ ई इक्वल्स टू माइनस डेल बी बाय डेल टी। चेंज जो होगा वो किस में होगा, हमारी मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ में। क्या होगा, डेल क्रॉस बी, क्योंकि ये भी कंडक्टर का एक मीडियम है तो यहाँ पर हम म्यू नॉट नहीं रखें, म्यू रखेंगे। मैंने बोला जे की जगह क्या रखना है, सिग्मा ई प्लस एप्सिलॉन डेल ई बाय डेल टी। ये हमारी क्या हो गई, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ इन कंडक्टर, ओके। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, हम इसको निकालने के लिए इसको वापस से कर्ल कर देंगे, तो डेल क्रॉस ई क्या होगा, माइनस का डेल बाय डेल टी कर्ल ऑफ ई बी। अब कर्ल ऑफ बी की ये वाली इक्वेशन यहाँ पर पुट कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, म्यू सिग्मा डेल बाय डेल टी प्लस म्यू सिग्मा डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी स्क्वायर। इस तरह से इक्वेशन निकल के आ जाएगी और बी की भी इस तरह से निकल के आ जाएगी। सो यदि स्किन डेप्थ पूछते हैं कि किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अंदर तक गया है, कितने डेप्थ तक इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड गया है, वो क्या होती है, हमारी स्किन डेप्थ होती है। स्किन डेप्थ क्या होती है, 1 बाय अल्फा। अल्फा कहाँ सा है, जो डी की टर्म है इसमें जो अल्फा होता है यही हमको क्या करना पड़ता है, 1 बाय अल्फा करना पड़ता है, तो हमें क्या निकलता है, स्किन डेप्थ। ये अल्फा की वैल्यू क्या होती है, ये होती है म्यू सिग्मा ओमेगा अपॉन 2 की पावर 1/2। तो यहाँ पर सिग्मा कंडक्टर हो गया, म्यू गिवन होता है, कोफिशिएंट होता है, और ओमेगा की वैल्यू गिवन होती है, तो आप यहाँ पर स्किन डेप्थ निकाल सकते हैं 1 बाय अल्फा करके। So this is it from my side. If you like my video, subscribe to my channel, press the bell icon and the thumbs up button. Thank you.